जय हिंद। तो इससे पहले के क्लास में हम परिवहन देख लिए थे, हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया था परिवहन। अब इस क्लास में देखेंगे उत्सर्जन, क्योंकि यह एक क्लास के लिए ही है। एक क्लास में आपका उत्सर्जन खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आपको इसका प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ, प्रॉपर चित्र वाइज एकदम अच्छा से बनाया हुआ नोट्स है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको लगा देंगे, एक बार देख लीजिएगा वो नोट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्सर्जन। हमारा ये चौथा चैप्टर है। हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए, दूसरा तीसरा भी कंप्लीट कर लिए। अब ये हमारा चौथा चैप्टर है। हम चौथा आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा बड़ा क्लास भी नहीं होगा, मुश्किल से 35 से 40 मिनट या 30 मिनट का ही क्लास होगा। देखिए उत्सर्जन क्या होता है। देखो, उत्सर्जन उसे बोलते हैं जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होता है, जिसका शरीर में कोई यूज नहीं होता है, उसको बाहर निकालना। जैसे हम खखार हमारे शरीर में कोई काम है? जो खखार होता है, नेटा होता है, उसका कोई काम है? जो हम पेशाब करते हैं उसका कोई काम नहीं होता है। उसी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब शरीर में खराब पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो भी हमारे शरीर में खराब पदार्थ है उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पसीना, जो भी पसीना आ रहा है यह क्या है? उत्सर्जन है। तो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? जिस पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं उत्सर्जन की क्रिया के दौरान, उसी पदार्थ को हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे खखार क्या हो गया? उत्सर्जन पदार्थ हो गया, लेकिन जिस विधि से निकाले वो क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। जिस विधि से निकाले वो हो गया उत्सर्जन, और जिस पदार्थ को निकाले वो हो गया उत्सर्जित पदार्थ। खखार निकाले तो खखार क्या हो गया? वो हो गया उत्सर्जित पदार्थ। पसीना निकला वो क्या होगा? उत्सर्जित पदार्थ। लेकिन जिस क्रिया द्वारा निकाले वो क्या होगा? उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जित अंग, जो अंग उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है उस अंग को हम उत्सर्जित अंग कहते हैं। खखार बाहर निकालने का काम किसका है? मुंह का नहीं, फेफड़ा का। जब भी हम खखार जोर लगा के खखार मारेंगे तो कौन? फेफड़ा अंदर से जोर लगाता है। मुंह के थ्रू तो बाहर निकलता है, लेकिन फेफड़ा वो क्या हो गया? उत्सर्जित अंग हो गया। पसीना बाहर निकलना, जिस अंग से वो निकलता है उसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। किडनी का काम है पेशाब को बाहर निकलना, तो किडनी क्या हो गया? उत्सर्जित अंग हो गया। जैसे तुम क्लास में बैठा है या क्लास में कोई बच्चा बैठा है, हम उसको कुछ खचराई किया, हम उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, वो बाहर चला गया। तो जिस विधि द्वारा वो बाहर गया वो क्या हो गया? उत्सर्जन। और जो लड़का वो बाहर गया है क्लास से वो क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। उसको निकाला कौन है? हम। तो हम क्या हो गए? उत्सर्जित अंग। ऐसे तुम समझ लिया, उत्सर्जन, उत्सर्जित पदार्थ और उत्सर्जन अंग में तुम देख लिया। ये आपके एग्जाम में पूछता है। अब देखो हमारे शरीर में, मानव शरीर में उत्सर्जित अंग क्या है? हम क्या क्या शरीर से बाहर निकालते हैं? वो बाथरूम हो गया, पेशाब हो गया, पसीना हो गया, बहुत सारे चीज बाहर निकालते हैं। वही पढ़ना है आपको, उसी को उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। देखो मानव शरीर में उत्सर्जित अंग पहिल का आता है त्वचा। त्वचा क्या करता है? पसीना को बाहर निकलता है। त्वचा पसीना को बाहर निकलता है। दूसरा सीबम को बाहर निकलता है। सीबम क्या होता है बाबू? पसीना तो सब कोई जानता है। सीबम जब देखना कोई सुबह जब उठेगा सो के तो उसके नाकवा पे एकदम पसीना, चिपचिपा पसीना निकलता है, वो सीबम होता है। वो पसीना नहीं होता है, वो चिपचिपा निकलेगा। किसी का एक ही कटोरा निकलता है, और कोई देखना नाकवा कोई से दाब के फच उजर निकालते रहता है, वो क्या है? सीबम है। उसी से सीबम निकलता है। यहाँ नाकवा पे सुबह सुबह सो के उठेगा तो देखेगा। तो त्वचा दो काम करता है, एक तो पसीना को बाहर निकलता है, दूसरा सीबम को। अच्छा, त्वचा के अंदर पसीना कौन बनाता है? एक होता है संवेद ग्रंथि। इस संवेद ग्रंथि का काम है पसीना को बना देना। तो पसीना का निर्माण कौन करता है? संवेद ग्रंथि। और पसीना को बाहर निकालता है त्वचा के थ्रू। त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटा छोटा। जब इसको देखेगा, जब इसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेगा तो इसमें छोटा छोटा छिद्र निकलेंगे। वही छिद्र के द्वारा पसीना बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर में पहला उत्सर्जित अंग कौन सा है? त्वचा है। यह सबसे बड़ा उत्सर्जित अंग है, क्योंकि इसके जितना बड़ा कोई उत्सर्जित अंग नहीं है। इस पूरे शरीर से पसीना निकलता है, माथा से, हाथ से, चेहरा से, जहां जहां तुम्हारे शरीर में त्वचा होगा, त्वचा मतलब चाम, देहात में लोग इसको चाम बोलता है, उस सबसे पसीना निकलता है। तो पसीना निकालना, दूसरा सीबम निकालना। इसे नाकवा पकड़ेगा तो सीबम निकलता है। अब ये पसीना का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? त्वचा में ही पाया जाता है श्वेत ग्रंथि। शरीर के अंदर श्वेत ग्रंथि
ग्रंथि पाया जाता है मांस में। यह श्वेत ग्रंथि पसीना का निर्माण करता है और पसीना का निर्माण करके त्वचा को दे देगा, त्वचा बाहर देखा बिल में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, वही पसीना आता है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि गर्मियों में पसीना का आना, हमारे गर्मी में पसीना क्यों आता है? देखो, गर्मी में पसीना आने का कारण ये होता है, जैसे तुम धूप में जाएगा तो तुम्हारा शरीर का जो बाहरी तापमान होगा यह पूरा गर्म होने लगेगा, तुम्हारा शरीर हीट होने लगेगा। अब शरीर के पास तुरंत संदेश जाएगा कि भाई इसका शरीर तो बहुत हीट हो रहा है अंदर, जो आंतरिक अंगों के लिए खतरा हो सकता है। वो क्या करता है कि तुरंत श्वेत ग्रंथि को एक्टिव कर देता है, तुरंत सक्रिय कर देगा श्वेत ग्रंथि को। श्वेत ग्रंथि तुरंत पसीना बाहर निकल आएगा, श्वेत ग्रंथि पसीना बाहर निकाल को चाम को दे देगा, चाम जो त्वचा होता है वो बिल में बाहर कर देता है। और उसके बाद जब त्वचा बाहर आएगा तो अब जब घामुआ पड़ेगा तो पसीनुआ पे पड़ेगा तो पसीनुआ उड़ता है वाष्प बन के, तो हमारे शरीर के तापमान को यह नियंत्रित करता है, हीट नहीं होने देता है। तो पसीना निकलने का कारण क्या है बबुआ? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अच्छा, पसीना बनाता कौन है? श्वेत ग्रंथि। जैसे तुम धूप में जाएगा तुरंत पसीना शरीर से बाहर निकलने लगा, हीट होगा तो तुरंत धूप में गया, तुरंत त्वचा बोलेगा कि ये बैला धूप में हिल गई लो, तुरंत त्वचा संदेश देगा श्वेत ग्रंथि को, श्वेत ग्रंथि तुरंत बनाएगा। जैसे शरीर हीट हुआ, श्वेत ग्रंथि के पास संदेश जाएगा, श्वेत ग्रंथि तुरंत पसीना बना के दे देगा त्वचा को, त्वचा बाहर कर देगा। तुम धूपों में घूमेगा तो धूप पसीना सोख लेता है और पसीना वाष्प बन के उड़ जाता है धूप में, और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, क्योंकि हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान नियंत्रित रखना जरूरी है, नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। देखना, इससे ज्यादा भी हो जाता है तो बुखार आ जाता है, इससे कम होता है तो शरीर पाला हो जाता है। लोग बोलता है अरे भाई इसका शरीर पाला हो गया, तो जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर गर्म हुआ तो बुखार आया है, नॉर्मल दवाई खा के ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह ठंडा हो गया बाबू, गर्मी के समय में धूप में भी तुम ठंडा है तो मतलब कोई खतरनाक बीमारी है, जाके दिखा लेना। तो समझ गया कि गर्मियों में पसीना क्यों आता है? क्योंकि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के अंदर से बहुत हीट हो जाता है धूप के कारण, तो वो क्या करता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए श्वेत ग्रंथि को सक्रिय कर देता है। वे श्वेत ग्रंथि पसीना बनाता है, पसीना बाहर निकलता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वो क्या, वाष्प बन के उड़वा देता है। ये था। अब देखो, पहले तुम देख लिया कि उत्सर्जी अंग कौन सा? त्वचा है, त्वचा समझ लिया। अब त्वचा के बाद आता है फेफड़ा। दूसरे नंबर पे हमारे शरीर में फेफड़ा है, जो फेफड़ा भी उत्सर्जित अंग का काम करता है। यह क्या करता है? CO2 को बाहर करता है। ए बाबू, वो फेफड़ा को हम तुमको काहे बताएं? जब तुमको हम श्वसन तंत्र पढ़ाए थे दूसरा का चैप्टर, तो उसमें का पूरा फेफड़े के बारे में तो चर्चा हुआ था। तो अभी हम फेफड़ा को काहे बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, जाकर देखना चैप्टर 2 श्वसन तंत्र देखोगे, उसमें पूरा फेफड़ा के बारे में बताए क्या होता है, कहाँ होता है। इस फेफड़ा क्या करता है? CO2 को बाहर निकलता है। CO2 जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन, तो उस शरीर में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा के थ्रू CO2 मिलता है, और उस CO2 का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है, वह बाहर निकल जाता है। वैसे ही जैसे गाड़ी का धुआं बाहर निकलता है, गाड़ी के धुआं को कोई यूज होता है उसमें? नहीं होता है, सलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता है। वही सलेंसर है हमारा फेफड़ा, सलेंसर के थ्रू बाहर कर देता है CO2 को। और इसके बाद वाष्प निकलता है। अब बोलोगे भाई वाष्प का होता है? ठंडी के मौसम में देखना करेगा ना, जब हा हा करेगा बाहर से, तो उसमें से आता है पानी, वाष्प बन के आता है, उका फेफड़वे बाहर फेंकता है, तो वाष्प का काम। और दूसरा बलगम, देखना बलगम कोई लोग खखारेगा, एक चौथा थूक रख देगा, वो क्या है? बलगम है। ठंडी के मौसम में देखना जो बूढ़े लोग होते हैं वो आग तापेंगे, जो जहां आग होता है आग तापेंगे, आगवा हटा के खखार के उसी में डाल देंगे, उसको तोप के रख देता है लोग। गांव में देखना ऐसे होता है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगवे में तोप के फिर रखवा से तोप देंगे, हो गया। वो कहां से बलगम निकलता है? फेफड़ा से निकलता है, मुंह के रास्ते। लेकिन जो नेटा भी होता है वो कहां से? मुंह के रास्ते निकलता है। लेकिन उधर से भेजता कौन है? फेफड़ा। यही फेफड़ा में बलगम जम जाता है तो हफनी होने लगता है आदमी को, हफनी एक बीमारी है, वही फेफड़वा में बलगम। तो फेफड़ा का काम CO2 को बाहर करना, वाष्प करना, वाष्प को बाहर करना, और उसके बाद जलवाष्प को बाहर करना, उसके बाद बलगम। बलगम मतलब खखार जो होता है उसको बाहर करना। कई लोग देखना एक एक चौथा खखार फेंकता है लोग। उसके बाद देखो यकृत, यकृत जो होता है, यकृत लीवर, लीवर भी उत्सर्जी अंग का काम करता है। ये लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसमें अमोनिया को यूरिया में बदल देगा, और इस यूरिया को जो किडनी होता है, जिसको हम हिंदी में ब्रिक बोलते हैं, यह क्या करता है? बाहर निकाल देता है। किडनी को भी गुर्दा बोला जाता है, कहीं कहीं गुर्दा। गुर्दा एक
गुर्दा जो है यह उर्दू अंग है, उर्दू शब्द है। गांव में देखना लोग बोलता है मान जो ना तो गुर्दा गुर्दा काट दे, गांव में ये बोला जाता है भाषा। उससे उर्दू में बोलता है कि किरनी के काट दे तो हम। तो उर्दू कौन ये किरनी जो होता है इसको उर्दू में गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। किडनी को ब्रिक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, और उर्दू में इसको गुर्दा बोलते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में कहीं कहीं कभी कभी गुर्दा भी दे देता है। अब देखो ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। मेनली किडनी को हम यहीं पे पढ़ लेंगे। देखो हम तुमको बता दिए कि यह यकृत जो लीवर होता है हमारे शरीर में, इस लीवर का क्या काम है कि यह अमोनिया को यूरिया में बदल के दे देता है और यह यूरिया को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखो जो यकृत जो किडनी होता है, किडनी गुर्दा, यह प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब दो। चौपल क्या होता है? चौपल अलग अलग थोड़े आता है, वो जोड़ी में आता है। किडनी क्या होता है? जोड़ी में आता है। यह किडनी कितना? एक जोड़ा होता है, मतलब इसकी संख्या दो होती है, और जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी होता है। किडनी का आकार राजमा की तरह होता है। राजमा जो खाने वाला राजमा होता है, राजमा पहले देखना वो नींबू वाला चॉकलेट आता था इसे लाल लाल करके, वैसा ही होता है, राजमा के आकार की तरह होता है। तो ब्रिक किडनी का आकार कैसा होता है? राजमा, राजमा के आकार की तरह। इसका मुख्य कार्य है खून को साफ करके उससे पेशाब बाहर ले लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। देखो इस किडनी का काम यह है कि जो खून में अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ होते हैं, उसको यह बाहर निकाल लेता है। कौन? किडनी। उसको बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के पेशाब के रास्ते हमारे शरीर से बाहर कर देता है। तो खून को छानने का इसका काम होता है। किसका? किडनी का। खून को छानने का काम होता है किडनी। देखो इसका जो बाहरी भाग होता है, किडनी के बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। कार्टेक्स, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। जो किडनी का बाहर वाला भाग होता है, ऐसे किडनी ऐसे होता है, इसका जो बाहर वाला भाग होता है इसको हम कार्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग होता है इसको पेल्विस कहते हैं। पेल्विस, अंदर वाला भाग को पेल्विस कहते हैं। तो तुमने देख लिया। अब देखो किडनी का इकाई, किडनी का इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन इकाई का मतलब क्या होता है? किडनी का इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। इकाई जैसे देखो घर बनता है, तो घर बनने में मेनली ईंटा, मसाला, बालू, सीमेंट, गिट्टी सबका जरूरत पड़ता है, लेकिन जो मेन रूप से जरूरत है वो है ईंटा। अगर ईंटा नहीं हो तो वो घर नहीं बन पाएगा। तो अगर हम पूछे कि दीवार का इकाई कौन है, तो ईंटा बोलोगे। आलूदम बनता है तो आलूदम में मसाला, नमक, तेल, तेजपत्ता सब डाला जाता है, लेकिन मेनली क्या? आलू पड़ता है। तो उस आलूदम का जो इकाई हो गया वो क्या हो गया? आलू हो गया। वैसा ही किडनी जो बना है यह नेफ्रॉन से मिलके बना है। एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 2 किडनी है तो 2 किडनी में 20 लाख से अधिक नेफ्रॉन की संख्या होंगे, मतलब यह 20 लाख से अधिक नेफ्रॉनों से मिलके बना होता है। कौन? किडनी। अब देखते हैं कि इस किडनी में से एक नेफ्रॉन को हम काट के और पढ़ते हैं। तुम्हारे एग्जाम में नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछा है, 2025 में पूछा है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो तुमको अभी हम बताते हैं नेफ्रॉन, तुम समझ गया। अगर पूछेगा कि किडनी का इकाई कौन है तो क्या होगा? नेफ्रॉन। अगर पूछेगा गुर्दा का इकाई तो नेफ्रॉन। अगर पूछेगा कि वृक्क का इकाई तो नेफ्रॉन। कैसे एक ही नाम है ना, इसको वृक्क कहो, किडनी कहो या गुर्दा कहो, तो ये नेफ्रॉन होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, तुमको एक बार किडनी का फिगर बना के समझा देते हैं, फिर नेफ्रॉन देख लेते हैं। नेफ्रॉन का बहुत जरूरी होता है तुम्हारे शरीर में। उसके बाद डायलिसिस देख लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं किडनी का फिगर और नेफ्रॉन। तो हम आपको बता दिए कि नेफ्रॉन क्या होता है। वृक्क की इकाई यानी किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। एक बार किडनी का फिगर देखो, ये है किडनी। देखो यह राजमा के आकार का नहीं है, देखो तो राजमा का आकार का होता है। ये किडनी है, इसे हम किडनी बोलते हैं। किडनी से मूत्रवाहिनी जुड़ा होता है। इस मूत्रवाहिनी का काम ये होता है कि यह रक्त जो मूत्र होता है उसको बस मूत्राशय तक पहुंचा देना, और फिर मूत्राशय मूत्र मार के थ्रू बाहर कर देता है। समझेंगे इसको। ये किडनी का फिगर होता है, फिगर था। कई लोगों में किडनी खराब हो जाता है। देखो 2 किडनी होता है, अगर 2 में से एक किडनी भी खराब हो गया तो व्यक्ति एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर एक भी किडनी है तो किसी लोगों का दोनों किडनी खराब हो जाता है, जिस कारण उनमें दिक्कत आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया तो अब कोई चारा नहीं है, उस किडनी को या तो किसी से ट्रांसप्लांट कर लो या किसी स्वस्थ व्यक्ति से किडनी ले लो जिसका किडनी ठीक है,
कोई रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो गया तो एक किडनी दे देगा, तो जो देगा वो भी एक किडनी पे रह सकता है, और जो लिया है, जिसका दोनों खराब हो गया था तो एक तो लिया है, वो भी एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जो लालू यादव थे उनका दोनों किडनी खराब हो गया था, बिहार के जो लालू यादव थे उनका दोनों किडनी खराब हो गया था। दोनों किडनी खराब होने के कारण उनको किडनी लेना पड़ा था, उनकी बेटी ने उनको किडनी दी थी, तो आज वो ठीक है क्योंकि उनको एक किडनी मिल गया तो वो ठीक है। अच्छा, जो उनकी बेटी किडनी दी थी वो भी ठीक है। एक किडनी पे व्यक्ति आराम से जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ, जिसका दोनों खराब हो गया तब दिक्कत आता है। एक किडनी पे आराम से व्यक्ति रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें दो किडनी होता है। अब देखो, जो किडनी बनी होती है वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे नेफ्रॉन को, जब वैज्ञानिकों ने नेफ्रॉन को जूम करके, किडनी को जूम करके देखा तो उसमें नेफ्रॉन मिला, और नेफ्रॉन का जो फिगर मिला वो कुछ ऐसा मिला। ये नेफ्रॉन का चित्र है। नेफ्रॉन जो छोटे छोटे 10 लाख है, उनमें से एक को हम उठा के यहाँ पे आपको बोर्ड पे बनाए हैं ताकि आपको यह समझा सके। जो नेफ्रॉन होता है यह प्रत्येक वृक्क में, मतलब प्रत्येक किडनी में 10 लाख से अधिक होता है। सोचो 10 लाख में से एगो को वैज्ञानिकों ने निकाल के रिसर्च किया, तो अब बताएंगे हम आपको। तो 10 लाख होते हैं, 10 लाख में से एगो नेफ्रॉन को हम निकाल के यहां अभी समझेंगे। रक्त के यह क्या करता है कि रक्त को छानकर मूत्र बाहर कर देता है। हमारे रक्त में से छान लेता है जो खराब पदार्थ होते हैं और उनको मूत्र के थ्रू बाहर कर देता है। किसका काम होता है? यह नेफ्रॉन का काम होता है। देखो, अगर ऊपर जहां पर देखोगे तो किडनी बोल दोगे। ये जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको समझा दो कि अच्छा, मूत्र छानने का काम कौन करता है, तो किडनी कर देता है, किडनी कर देता है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा वो नेफ्रॉन करता है। अच्छा, अभी और तुमको पता चलेगा कि नेफ्रॉन भी नहीं करता है, उसके अंदर एक और चीज होता है जो करता है। यह क्या करता है कि रक्त में से छानने अवशिष्ट पदार्थ को और बाहर करने का काम करता है यह नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला सिरा जो होता है, नेफ्रॉन का जो पहला सिरा होता है, इसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट कहते हैं। इस बोमेन संपुट का जो पहला भाग होता है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस रक्त को छानता है। तो वाकई में रक्त को कौन छानता है? ग्लोमेरुलस छानता है। देखो, ये आपका नेफ्रॉन हो गया, यह नेफ्रॉन हो गया। इस नेफ्रॉन का जो अगला भाग होता है, जो पहला भाग होता है, जिसे हम ओमेन संपुट कहते हैं, इस ओमेन संपुट का, ये बोमेन संपुट का जो पहला भाग होता है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस रक्त में से जो खराब पदार्थ होते हैं, रक्त के कण को, वह छान लेता है। जैसे यूरिया को यह छान के और बोमेन संपुट को दे देता है। बोमेन संपुट नेफ्रॉन को देके यह बाहर कर देता है। तो रक्त में क्या करता है कि रक्त से जो खराब पदार्थ होते हैं, जैसे रक्त इसके पास आया, यह कौन? ग्लोमेरुलस देखेगा, रक्त में से खराब पदार्थ को छान लेगा। उधर कहां, इधर आओ, सब खराब पदार्थ को छान लेगा अपने पास। कौन? ग्लोमेरुलस खराब पदार्थ को छान लेगा, बोलेगा उधर कहां, इधर आओ, और रख लेगा। अब बाकी जो रक्त बचेगा, जो शुद्ध रक्त, अच्छा रक्त बचता है, उसको जाने देगा। लो, उसको जाने दिया, अब बाकी को छान लिया। अब यह छान के क्या करता है? बोमेन संपुट को दे देता है। बोमेन संपुट नेफ्रॉन के द्वारा बाहर कर देता है शरीर से। तो हमारे शरीर में रक्त से जो खराब पदार्थ होते हैं उसको छानता कौन है? ग्लोमेरुलस। यह ग्लोमेरुलस छान लेता है। अच्छा, यह ग्लोमेरुलस कुछ अच्छा चीज को भी छान लेता है, तो उसको बोमेन संपुट अपने अंदर सोख लेता है, अच्छा चीज को, बाकी को बाहर कर देता है। तो हमारे खून से यूरिया को छान के बोमेन संपुट दे देता है। जैसे ब्लड में यूरिया गए, उधर कहां, घेर उसको रोक लेगा, रोक के छान के नेफ्रॉन के थ्रू बाहर कर देगा, और वह नेफ्रॉन के थ्रू बाहर कर देता है, और इसी मूत्रवाहिनी से यह बाहर कर देगा, मूत्राशय में जाएगा, मूत्र मार्ग से होकर बाहर निकल जाएगा। अब देखो, हमारे शरीर में जो नेफ्रॉन क्या करता है कि रक्त को बाहर कर लिया, रक्त में से जो खराब पदार्थ है उसको बाहर कर लिया। अब यह बाहर करके मूत्रवाहिनी को दे देता है। यह मूत्रवाहिनी जो होता है वो किडनी से और मूत्राशय तक का जोड़ने वाला यह एक पाइप होता है। यह मूत्रवाहिनी कहता है। मूत्र मतलब मूत्र आता है इसमें है, और वाहिनी मतलब पाइप होता है। तो ससुरा तुम पाइप बोलो ना, वाहिनी का होता है, लड़का को पागल बनाएंगे। वाहिनी, यह जो पाइप होता है, इसी पाइप के थ्रू मूत्र बाहर, दो किडनी होता है, ई छान के ई में भेज दिया, ई छान के ई में, तो दोनों को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्र को छान के बाहर फेंक दे देता है, और मूत्र को छान के कहां भेज देता है? मूत्राशय में। मूत्राशय एक थैली होता है, थैली।
यह क्या करता है कि जो हमारा मूत्र होता है टॉयलेट उसको रखता है अपने अंदर। यह रखने का यह एक थैली का काम है। अगर नहीं यह होता, अगर मान लो कि मूत्राशय नहीं होता तो आप किडनी छान के पेशाब को भेजता और ससुरा निकल जाता, जब भी लगता देखते हाथ तोरा पाइप गीला हो गया। तो यह क्या करता है कि मूत्राशय को छान के यहाँ पे रखता है, स्टोर करता है कि अच्छा जब भरेगा तब तुमको लगेगा, जाएगा बाहर खाली कर देगा। अगर यह नहीं होता तो ससुरा पैंटे में हो जाता। जब किडनी छान के देता, ब्लड से क्या करता, नेफ्रॉन ले लेता, किसको, यूरिया को नेफ्रॉन लेके दे देता, किसको, मूत्रवाहिनी के रास्ते भेज देता। अब तो अगर मूत्राशय नहीं होता तो क्या हो जाता, सीधे बाहर निकल जाता, सीधे बाहर निकल जाता, इज्जत डाउन कर देता। तो ये क्या करता है, मूत्राशय को रखता है। तो मूत्रवाहिनी मतलब किडनी से मूत्राशय को जोड़ने वाले पाइप को मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, यह मूत्राशय क्या होता है, यह मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। और जब हमें लगता है, जब यह भर जाता है तो हम इसको पेशाब के थ्रू जिस रास्ते से बाहर निकालते हो उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मूत्र मार्ग तुम समझ गया, नेफ्रॉन भी समझा दिए, तुमको किडनी समझा दिए। देखो ये जो राइट साइड वाला किडनी होता है ना, यह थोड़ा नीचा होता है क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है, जिस कारण इसे लीवर इसको दाब देता है, दाबने के कारण यह थोड़ा नीचा होता है। तो ब्रिक समझ लिया, तुमको किडनी समझा दिया, नेफ्रॉन, मूत्राशय। अच्छा, कई लोगों में अब किडनी खराब हो जाता है जिस कारण उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तो डायलिसिस क्या है एक बार समझते हैं, तुम्हारे एग्जाम में 2025 में पूछा है डायलिसिस, तो अब डायलिसिस बता देते हैं क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं डायलिसिस क्या होता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा मूत्र होता है यह कैसे बना होता है। ठीक है, माइक चालू है। मूत्र जो है यह कैसे बना होता है, देखो इस मूत्र में 96% पानी होता है, मतलब 96% अकेला पानी होता है, और बाकी के 4% में यूरिया और सोडियम क्लोराइड, चाहे अन्य जो पदार्थ हो गए प्रोटीन से जो बना होना होता है वो सब होते हैं बाकी के 4% में। लेकिन उसमें 96% क्या होता है, पानी होता है। और अगर ऐसे पूछ दे तो इस 4% में 2% यूरिया होता है। इस यूरिया बहुत खतरनाक चीज है। देखना जब भी कभी रेलवे स्टेशन पे देखना, जहां पे रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने पेशाब सब करता है लोग, ये बहुत खतरनाक होता है, दीवार को ढा देता है। जहां अगर 2-3 साल तक लगातार वहां लोग पेशाब कर रहे हैं तो दीवाले को ढाल देता है, ढा देता है पेशाब से, बहुत खतरनाक होता है यूरिया। यह क्या करता है कि 4% में यूरिया चाहे अन्य पदार्थ होता है, लेकिन अगर स्पेशल पूछे तो यूरिया जो होता है वह 2% होता है। इस मूत्र में 96% में से केवल 2% यूरिया होता है। सॉरी, 100% में से 96% पानी, 2% यूरिया, बाकी के 2% में अन्य पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर तुमको यूरिया ध्यान में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे चाहे नहीं भी पूछे, लेकिन यह याद रखना कि 96% पानी होता है, बाकी के 4% में बाकी सब पदार्थ होते हैं। मूत्र का बनावट ये था। उसके बाद देखो डायलिसिस क्या होता है बबुआ। डायलिसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। अब किसी को भी अगर डायलिसिस का नौबत आता है, बहुत खतरनाक, मतलब ऐसा समझ जाओ कि धन धर्म सब इसमें चल जाता है। डायलिसिस का काम यह होता है कि किडनी किसी कारण खराब हो गया तो किडनी का काम यह डायलिसिस मशीन कर देता है, यह बाहर रखा होता है। किडनी का काम कर देता है यह डायलिसिस मशीन, जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है। अगर मान लो कि तुम्हारा किडनी खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो जो शरीर में खून है उसके अंदर का अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ है, जो पेशाब है, उसको कौन छानेगा। अगर नहीं छान रहा है किडनी तो वो तुम्हारे शरीर में जहर का काम करेगा बाबू। अगर सोचो खून में यूरिया रहेगा तो तुमको जीने देगा नहीं, इसीलिए डायलिसिस करना पड़ता है। यह डायलिसिस क्या करता है कि हमारे शरीर में से एक नस से खून ले लिया जाता है और खून लेके उस मशीन को दे दिया जाता है, और वह मशीन खून में से जो खराब पदार्थ होता है उसको छान के और फिर वापस शरीर में भेज देता है। यह क्रिया करने में 5 से 6 घंटा लगता है। जिसका अगर किडनी खराब है, उसको डायलिसिस हो रहा है, तो बाबू हफ्ता में यह 3 दिन डायलिसिस करना पड़ता है। यह जरूरी होता है डायलिसिस हफ्ता में 3 दिन, जिसका किडनी खराब हो जाता है। एक बार तुम भारत में डायलिसिस कराओगे एक बार तो 3 से 4 हजार रुपया लगेगा। अगर हफ्ता में तुम 3 दिन करा रहे हो तो 12,000 रुपया हफ्ता में लगेगा। अगर 1 महीना कराना पड़ गया तो 36,000 रुपया। सोचो अगर किसी गरीब इंसान को यह हो गया तो कहां से महीना में 36,000 रुपया लाएगा। और 1 दिन में
3 घंटा, मतलब सप्ताह में 3 दिन, और 3 से 4 घंटा डायलिसिस की प्रक्रिया, ऐसे ही बेड पे तुम सोया रहेगा, वो खून जाएगा डायलिसिस मशीन में से आके शरीर में डालेगा। बताओ 36,000 रुपया कहाँ से लाएगा? बहुत खतरनाक होता है। मतलब कहे तो लोग, गरीब लोग ऐसे मरने भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कौन इतना पैसा लाएगा भाई? महीना में 36,000 से 40,000 रुपया लगेगा, और उसके बाद वो व्यक्ति कमा भी नहीं सकता है। जिसको महीना में 3 दिन डायलिसिस करवाना हो, 4-5 घंटा उसका हॉस्पिटल ले लेगा, उसके बाद उसको ज्यादा पानी भी नहीं पीना होता है, कहे से कि वो ज्यादा पानी पिएगा ज्यादा पेशाब बनेगा, अब पेशाब बनेगा तो उसका किडनी तो खराब है, वो तो छान भी नहीं पाएगा, तो डॉक्टर चम्मच से पानी पीने बोलता है। जिसको डायलिसिस पे, जो लोग डायलिसिस पे चल जाते हैं, चम्मच से पानी पीना पड़ता है। बहुत खतरनाक बीमारी है बाबू, भगवान ना करे कि किसी गरीब को ऐसा हो, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है। तो डायलिसिस समझ गया कि यह एक मशीन है, यह हमारे शरीर से खून लेता है, खून को छान के और फिर हमारे शरीर में डाल देता है। किडनी का यह मेनली काम करता है डायलिसिस। तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इग्नोर नहीं करना इसको। देखो अब हम जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ लिए, अब पादपों में उत्सर्जन पढ़ते हैं। हालांकि पादप में कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जन करने के लिए। अब भाई जंतु में उत्सर्जन होता है, तो पादपों में उत्सर्जन देख लेते हैं। और तुम्हारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी हम बता देंगे। इतना नहीं हो ध्यान में रखेगा तो खाली जो क्वेश्चन बोल देंगे वो ध्यान में रखना तुम्हारा काम हो जाएगा। पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष उत्सर्जित अंग नहीं है, कोई भगवान ऐसा पादपों में या पेड़ पौधे में नहीं बना दिया कि नहीं इससे उत्सर्जित अंग होगा। लेकिन हालांकि इनको भी अपना अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है। तो यह क्या करते हैं कि पौधों में गैसों का उत्सर्जन होता है। कैसे? जब प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। याद करो, हम तुमको बताए हैं श्वसन तंत्र में यह क्या करता है, CO2 को अपने अंदर लेता है, CO2 को अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लेकिन वही पौधे रात में सांस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सांस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। वो भी किससे? रंध्र के द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है, उस छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। उस रंध्र के द्वारा, तो मेनली हम तो वो सब पढ़ लिए हैं, तो उतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है। जो गैस का उत्सर्जन जो करते हैं पौधे, वो क्या करते हैं, CO2 और O2 को बाहर निकालते हैं। दिन में O2 बाहर निकालेगा जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, रात में CO2 बाहर निकालेगा जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, यह पत्तियां वाष्पोसर्जन भी करते हैं। वाष्पोसर्जन का मतलब ये होता है कि पानी को बाहर निकालना, वाष्पोसर्जन करते हैं पत्तियां। ए बाबू, हम तुमको बताए थे कि पत्तियां जो पौधे होते हैं वो जड़ से, जमीन से जड़ के थ्रू पानी लेते हैं, जाइलम उनको पहुंचाता है, और जाइलम और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है, वही रंध्र, और रंध्र के थ्रू वो पानी को बाहर कर देते हैं। ये बात बताए हैं। तो जब वाष्पोसर्जन करते हैं उस दौरान रंध्र के थ्रू या क्या करते हैं, पानी को बाहर करते हैं। तो पौधों में उत्सर्जन क्या क्या होता है? एक तो O2 हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया CO2, और तीसरा हो गया जल। और यह सब किससे बाहर होता है? रंध्र के थ्रू बाहर होता है। ठीक है, अब देखो, कुछ बबूल के पेड़ होते हैं, जो बबूल के पेड़, उनके अंदर उत्सर्जित पदार्थ गोंद होता है। यह एक लसलसा चिपचिपा सा होता है। अगर उस पौधा में तुम चाकू कुछ है, छुरी कुछ मारोगे तो उसमें से देखना लसलसा दूध जैसा पदार्थ फेंकता है, वो क्या है? गंध है। तो बबूल के पौधों में गंध उत्सर्जित पदार्थ होता है, गोंद। और चीड़ के जो पौधों में होता है वो रेजिन होता है। चीड़ के पौधों में रेजिन होता है। अच्छा, पेड़ पौधे फल और पत्तियों के थ्रू भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं बाबू। जो पत्ता सूख जाता है वो बाहर निकल गया तो अपशिष्ट पदार्थ है ना। सूखल पत्ता का पेड़ में क्या जरूरत है, तो वो क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। और फल के थ्रू भी वो कुछ अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। और तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन रट लेना, 2025 में पूछा था ये क्वेश्चन कि कुछ उत्सर्जन पदार्थ के नाम बताओ, पौधों के अंदर कुछ उत्सर्जित पदार्थ के नाम बताओ। अगर तुम ये नाम याद कर लिया तो हम पहले तुमको क्या बताएं, पौधे CO2 बाहर करते हैं, CO2 बाहर करते हैं, O2 बाहर करते हैं, जल बाहर करते हैं। तो 3 को तो ऐसा ही हो गया, CO2, O2, CO2 और जल, 3 को बाहर कर दिया। उसके बाद गोंद रेजिन बाहर करते हैं। तो पूछा था क्वेश्चन 2025 में कि कुछ पेड़ पौधों के कुछ उत्सर्जित अंगों के उत्सर्जित पदार्थों के नाम बताओ। तो क्या था? पहले का तुम लिख देना ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा का लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा का लिख देना जल, चौथा लिख देना गोंद और पांचवा लिख देना रेजिन।
ये समझ लिया। तो ये था, अगर तुम इस क्वेश्चन को भी याद रखते हो तो तुम्हारा काम मेनली हो जाएगा। तुम उत्सर्जन समझ लिया, उत्सर्जन कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, एकदम छोटा चैप्टर है, और जितना हम तुमको बताए हैं अगर ये सब देख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना में एबव है इस चैप्टर में, झूठो के 3-3 4-4 क्लास लेके और लड़का को भरमाने का काम मत करो लोग, हम ज्यादातर यही बोलेंगे। क्योंकि और इस सब का पीडीएफ, मस्त पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके और टेलीग्राम चैनल पे चल जाना। ठीक है, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।